हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आजकल इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ हैं जो या तो झूठ हैं या लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाई गई हैं। मगर आज मैं आपको वेस्ट वर्जीनिया की वो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिस पर यकीन करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। ये स्टोरी मुझे मेरे एक व्यूअर ने कवर करने के लिए कही थी, जो पहले तो मुझे झूठ लगी, मगर जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इसमें एक माँ ने गवाही दी थी, जिसके बाद ये घटना पूरी दुनिया के सामने आई और काफ़ी मशहूर भी हुई। हालांकि ये कहानी जुड़ी तो एक लड़की की मौत से है, मगर इसके बाद जो हुआ उसने पूरे अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और जब सच्चाई सबके सामने आई तो वो डर के मारे सहम गए। कहानी शुरू थी 23 जनवरी सन 1897 की शाम को, जब आसमान में अंधेरा होना शुरू हो चुका था और इराज़मस नाम का एक लोहार अपनी दुकान के बाहर कुछ लकड़ियां जलाता है और अपने यहाँ काम कर रहे वर्कर को बाहर बुलाता है जो दुकान के अंदर सफाई कर रहा था। इस शाम को इराज़मस अपने घर जल्दी वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, मगर तभी दुकान बंद करने से कुछ मिनट पहले ही उसके पास एक हॉर्स शू का ऑर्डर आ जाता है। और तब इराज़मस फैसला करता है कि वो देर रात तक दुकान पर रुकेगा और ये ऑर्डर पूरा करके ही जाएगा। इराज़मस की दुकान में जो वर्कर था वो पिछले 11 सालों से उसके यहाँ काम कर रहा था, जिसकी वजह से इराज़मस उस पर बहुत भरोसा करता था और इसी वजह से इराज़मस उसे बाहर बुला रहा था ताकि वो उसे अपने घर भेजकर ये चेक कर सके कि उसकी बीवी ठीक है या नहीं। इराज़मस की बीवी का नाम जोना था और इराज़मस अपने वर्कर से कहता है कि वो घर जाकर जोना को बता दे कि उसे घर आने में देरी हो जाएगी और अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो जोना की मदद कर दे। बहरहाल 5 मिनट बाद वर्कर इराज़मस के घर के लिए निकल जाता है, जिसके बाद इराज़मस अपना काम शुरू कर देता है, मगर उसका दिमाग बजाय काम के अपनी बीवी में लगा हुआ था और उसका ध्यान बार बार अपनी बीवी की तरफ जा रहा था। और इसके पीछे की वजह ये थी कि जोना प्रेग्नेंट थी। हालांकि उन दोनों ने ये बात अभी किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि उनकी मुलाकात अभी महज 2 महीने पहले ही हुई थी और उनके बीच फौरन प्यार हो गया था। जोना की उम्र अभी महज 23 साल थी और वो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी और उसने अपना सारा वक्त अपने माँ बाप के साथ फार्म पर ही गुजारा था। इसी दौरान इराज़मस जोना के गांव में आता है जो पहाड़ों और नदियों के बीच में बसा हुआ था और वो दोनों जैसे एक दूसरे को देखते हैं उनकी नज़र एक दूसरे पर टिक जाती है। जहाँ जोना की उम्र महज 23 साल थी वहीं इराज़मस 35 साल का था, मगर उम्र में इतना बड़ा फासला होने के बावजूद भी इराज़मस जोना को पसंद आ गया, क्योंकि वो देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा था और वो इस गांव में अपनी लोहार की दुकान खोलने आया था, जो जोना के लिए काफ़ी एक्साइटिंग था और वो उसकी तरफ खींची चली गई। बहरहाल वो दोनों अब एक दूसरे से मिलने लगे और उनके बीच प्यार हो गया, मगर इस बात को लेकर जोना की माँ मेरी जेन नाराज़ रहने लगी, क्योंकि उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि इराज़मस जोना से उम्र में काफ़ी बड़ा है। हालांकि जोना की माँ ने उसे कई बार रोकने की कोशिश भी की, मगर वो इराज़मस से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और इसीलिए पहली मुलाकात के 1 महीने बाद नवंबर में उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद इराज़मस जोना को एक छोटे से घर में लेकर शिफ्ट हो जाता है और महज कुछ ही दिन बाद जोना प्रेग्नेंट हो जाती है। इस प्रेगनेंसी के बाद वो दोनों बहुत खुश थे और वो आसपास के सभी लोगों को ये बताना भी चाहते थे, मगर तभी जोना की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से अब हर वक्त उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी। बहरहाल वो दोनों फैसला करते हैं कि वो प्रेगनेंसी को और डेवलप होने देंगे और 3 से 4 महीने बाद लोगों को बताएंगे। अब आते हैं उस रात पर जब इराज़मस जल्दी अपना आखिरी ऑर्डर यानी हॉर्स शू बना रहा था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था और जोना का ख्याल रखना था और इसी सोच में गुम वो अपने काम में लगा हुआ था। उधर इराज़मस का वर्कर भी उसके घर पहुंच चुका था और वो गेट से होते हुए ऊपर मेन डोर तक पहुंचता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है, मगर जोना दरवाजे पर नहीं आती और ये वर्कर को बहुत अजीब और अटपटी लगती है। वर्कर के लिए बात अटपटी इसीलिए थी क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और दरवाज़ा खटखटाता ही जोना फ़ौरन दरवाज़ा खोल देती थी, मगर इस बार ना तो दरवाज़ा खुला और ना ही अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अंदर कोई है ही नहीं। ये देख वर्कर को अब घबराहट होने लगती है और वो फिर से दरवाज़ा खटखटाता है, मगर इस बार भी दरवाज़ा नहीं खुलता और तब वो दरवाजे के हैंडल को घुमाता है, जिसके बाद दरवाज़ा खुल जाता है। ये देख वर्कर की परेशानी और बढ़ जाती है क्योंकि दरवाज़ा पहले से ही अनलॉक था और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि घर में पूरी तरह अंधेरा था और सारे लैंप्स बुझे हुए थे और तभी आगे बढ़ते हुए वो मिसेस जोना करके आवाज़ देने लगता है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब वो आगे बढ़कर एक लैंप जलाता है और तभी उसकी नज़र सीढ़ियों के पास बनी ज़मीन पर पड़ती है, जिसके बाद उसके कदम वहीं के वहीं जम जाते हैं, क्योंकि ज़मीन पर जोना की बॉडी पड़ी हुई थी। जोना की आधी बॉडी ज़मीन पर थी और आधी सीढ़ियों पर और उसका एक हाथ चेस्ट पर था। ऐसा लग रहा था मानो वो सीढ़ियों के किनारे पर सो रही हो।
ये देख वर्कर अब बहुत डर गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और तब वो धीरे धीरे जोना की तरफ बढ़ने लगता है। जोना के पास पहुंचने के बाद वो एक बार फिर से उसका नाम चिल्लाता है, मगर जोना ने ना तो उसका कोई जवाब दिया और ना ही उसके बदन में कोई हरकत हो रही थी। और ये देख वर्कर को ये समझ आ गया कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। अब वर्कर फौरन घर से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ भागता है और घर पहुंचते ही वो अपनी माँ को इस बारे में सब कुछ बता देता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि उसे लग रहा है कि शायद जोना मर गई है। ये सुनते ही वर्कर की माँ उससे कहती है कि वो फौरन दौड़कर इरास्मस के पास जाए और उसे घर जाने के लिए कहे और वो डॉक्टर को लेकर वहाँ पहुँच रही है। ये वही डॉक्टर था जो जोना की प्रेगनेंसी में उसका ट्रीटमेंट कर रहा था और वर्कर की माँ और डॉक्टर को लगभग 1 घंटा लग गया जोना के घर पहुँचने में। घर पहुंचते ही डॉक्टर देखता है कि वहां वर्कर और कुछ पड़ोसी पहले से ही खड़े हैं और जैसे ही वो घर के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है वो देखता है कि इरास्मस जोना का सर अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहला रहा था और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। क्योंकि उनका फैमिली डॉक्टर होने की वजह से वो इरास्मस और जोना को बहुत अच्छी तरह जानता था और इसीलिए वो जोना की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी जानता था और उसे ये भी पता था कि इरास्मस जोना से कितना प्यार करता है और ये नज़ारा देख उसका दिल भर आता है। बहरहाल डॉक्टर आगे बढ़ते हुए इरास्मस के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है कि उसे जोना की बॉडी का चेकअप करना होगा, मगर इरास्मस डॉक्टर की बात पर ध्यान ना देते हुए लगातार जोना के बाल सहला रहा था और रोए जा रहा था। ये देख डॉक्टर उसे फिर से हटने के लिए कहता है ताकि वो चेकअप कर सके और फिर इरास्मस वहाँ से हट जाता है, मगर जिस दौरान डॉक्टर चेकअप कर रहा था इरास्मस लगातार उसके बालों को सीधा कर रहा था और उसका सर अपने सीने से लगाकर फिर से रोने लगता है। अब डॉक्टर जोना की बॉडी को हर तरह से चेक करता है और आखिरकार वो ये कंफर्म कर देता है कि जोना की मौत हो चुकी है और जिस तरह से वो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन से जूझ रही थी उससे यही लग रहा था कि उसकी मौत इसी वजह से हुई है। ये कंफर्म होने के बाद जोना के फ्यूनरल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और उसे अगले दिन पहाड़ों में बने कब्रिस्तान में दफन किया जाना था। अगले दिन फ्यूनरल के दौरान सबकी नज़रें इरास्मस पर ही थी क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और ये देख वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। आखिरकार जोना के कॉफिन को कब्र में उतारा जाने लगता है और इसी दौरान इरास्मस जोना के फेवरेट स्कार्फ को उसके गले में लपेट देता है और उसे आखिरी बार गुड बाय कहकर कॉफिन का मुंह बंद कर दिया जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि वो जोना को बहुत अच्छी तरह जानते थे और इरास्मस की तो जैसे दुनिया ही लुट गई। और इसी गम भरे माहौल में एक बात थी जो बहुत अजीब थी और जिसे वहाँ मौजूद सभी लोगों ने महसूस किया। जहाँ इरास्मस का रो रो कर बुरा हाल था वहीं जोना की मां मैरी जेन के चेहरे पर गम के बजाय बहुत गुस्सा था और वो पूरे फ्यूनरल के दौरान लगातार घूरकर इरास्मस की तरफ देखे जा रही थी। मैरी जेन के चेहरे पर सिर्फ नफरत और गुस्सा था और फ्यूनरल के बाद जब सभी लोग मैरी जेन को तसल्ली देने पहुंचे तब मैरी जेन बिना किसी से भी मिले चुपचाप खामोशी से वहां से निकल गई। मैरी जेन का रवैया दिन ब दिन और भी ज़्यादा अजीब होता जा रहा था और उसके पड़ोसी जब भी उससे मिलने आते या उसे खाना देने आते तो वो दरवाजे पर आने से मना कर देती। वह पूरी रात जागने लगी और उसके पड़ोसी देखते कि मैरी जेन के पूरे कमरे में हर तरफ मोमबत्तियां जल रही होती और वो कभी तेज़ तेज़ पूरे घर में चलने लगती तो कभी घुटनों पर बैठकर आसमान की तरफ देखने लगती। सबसे ज़्यादा अजीब बात जो थी वो ये थी कि मैरी जेन कभी कभी अपने घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चली जाती और इस दौरान वो बहुत डरी सहमी होती और बार बार पीछे मुड़कर देखती रहती मानो जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। इस दौरान उसका कोई पड़ोसी अगर उसके पास पहुंच जाता तब वो उनसे नज़रें चुराने लगती और बिना कोई बात किए वहां से चली जाती और उसके इसी बर्ताव से आसपास मौजूद लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैरी जेन के साथ हो क्या रहा है। मैरी जेन का हस्बैंड भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं कर रहा था और उनके पड़ोसी ने एक बात और नोटिस की कि अब वो घर से अलग बने बान में सोने लगा था जो अपने आप में बहुत अजीब था। जोना को मरे अब 1 महीने से ज़्यादा बीत चुका था और तब 21 फरवरी की एक सुबह उसकी मां मैरी जेन घर से बाहर निकलती है, मगर इस बार ना तो वो पीछे मुड़कर देख रही थी और ना ही कुछ बड़बड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ करने जा रही है और उसके चेहरे पर कुछ था तो वो था सिर्फ गुस्सा। बहरहाल मैरी जेन गुस्से में सीधा एक वकील के ऑफिस पहुंचती है और उसका दरवाज़ा बिना खटखटाए सीधे अंदर चली जाती है, मगर चूंकि वकील मैरी जेन को पहले से ही जानता था और वो ये भी जानता था कि पिछले कुछ वक्त से वो अजीब बर्ताव कर रही है, इसीलिए वो मैरी जेन से कहता है कि वो उसके केबिन में बैठकर उसका इंतज़ार करे। कुछ देर बाद ये वकील अपने केबिन में आ जाता है जिसके बाद मैरी जेन और उसके बीच बातचीत शुरू होती है और तब मैरी जेन ने उसे जोना से जुड़ी वो अजीबो गरीब कहानी सुनानी शुरू की जिसे सुनकर वकील का दिमाग घूम गया।
पहले तो वकील को लगने लगा कि मैरी जेन पागल हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से वो वैसे ही अजीब बर्ताव कर रही थी और उसकी बेटी की मौत ने उसे पागल कर दिया है। मगर जब लगातार 2 घंटे तक वो इस कहानी को सच्चाई के साथ बताती रही, तब वकील को सारे बिखरे टुकड़े जुड़ते हुए दिखाई देने लगे। अब उसे यह भी एहसास होने लगा कि मैरी जेन की बातों में सच्चाई तो है और उसका शक अब एक शख्स पर और बढ़ता जा रहा था। ये बातचीत ख़त्म होते होते वकील को मैरी जेन की बातों पर यकीन हो चुका था और वो जोना की लाश को दोबारा बाहर निकालने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो कुछ पता करना चाहते थे। मैरी जेन के वहाँ से जाने के बाद ये वकील फ़ौरन उस डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ निकल जाता है जो जोना का ट्रीटमेंट कर रहा था और जिसने जोना की मौत को कन्फर्म किया था। वहाँ पहुँचने के बाद वकील डॉक्टर से कहता है कि हमें जल्द से जल्द जोना की बॉडी को दोबारा बाहर निकालना होगा, जिसके बाद फिर से उसकी बॉडी को सही से चेक करना होगा। ये सुनते ही डॉक्टर एकदम से हड़बड़ा जाता है और वो हैरत भरे लहजे में वकील से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। मगर जब वकील उसे मैरी जेन की बताई पूरी कहानी सुनाता है, तब डॉक्टर जोना की बॉडी निकालने के लिए राज़ी हो जाता है। बहरहाल अगली सुबह यानी 22 फरवरी को कुछ लोग हाथ में फावड़ा लेकर डॉक्टर और वकील के साथ पहाड़ों में बने कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ जोना दफन थी, और कुछ देर खुदाई करने के बाद उसके कॉफिन को बाहर निकाल लिया जाता है। वो सभी इस कॉफिन को लेकर पहाड़ों के नीचे बने एक स्कूल में ले आते हैं और उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं। और चूँकि उसे दफन हुए भी 1 महीना ही हुआ था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बिल्कुल सही थी। बॉडी निकालने के बाद उसे एक टेबल पर रख दिया जाता है और डॉक्टर और वकील को छोड़कर सबसे बाहर जाने के लिए कह दिया जाता है। रूम खाली होने के बाद डॉक्टर और वकील जोना की बॉडी को चेक करना शुरू करते हैं और महज 30 सेकंड के अंदर ही उन दोनों की नज़र उस चीज़ पर पड़ती है जिसके बारे में मैरी जेन ने अपनी कहानी में बताया था। ये देखते ही वकील और डॉक्टर हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैरी जेन ने जो कुछ भी बताया वो सब कुछ सच था। अब आते हैं उस कहानी पर जो मैरी जेन ने वकील को बताई थी। जिस दिन जोना का फ्यूनरल था, उस दिन मैरी जेन अपनी बेटी को खोने की वजह से बहुत गमज़दा थी, मगर इससे कई ज़्यादा उसे इराज़मस पर गुस्सा था, क्योंकि वो हमेशा से इराज़मस से नफरत करती थी और जोना के फ्यूनरल वाले दिन उसे मजबूरी में इराज़मस को रोते धोते देखना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। इस गुस्से के साथ साथ एक इमोशन और उस पर हावी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत गलत हुआ है, और तब मैरी जेन का सिक्स्थ सेंस उससे कहने लगा कि इसका जवाब उसे सिर्फ उसकी बेटी जोना ही दे सकती है, जो उसके सामने मरी पड़ी थी। अब धीरे धीरे ये बात मैरी जेन के दिमाग में घर करने लगी कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है, और जब तक ये फ्यूनरल ख़त्म हुआ तब तक वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो किस तरह अपनी बेटी जोना से कांटेक्ट करे ताकि उसे अपने सवालों का जवाब मिल सके। मैरी जेन की बेचैनी इतनी बढ़ती जा रही थी कि अब उसका फ्यूनरल में भी मन नहीं लग रहा था, और इसलिए फ्यूनरल के बाद वो सीधे अपने घर चली गई और अपने बेडरूम में घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगी। हालांकि प्रार्थना करना एक बहुत आम बात होती है, मगर इस प्रार्थना में जो मैरी जेन मांग रही थी वो बहुत अजीब और अनयूजुअल था। इस प्रार्थना में मैरी जेन सुख शांति की बजाय ये मांग रही थी कि उसकी बेटे की आत्मा उसके सामने आ जाए और उसे ये बताए कि उसके साथ क्या गलत हुआ है, और ये सिलसिला पूरे अगले 1 महीने तक चलता रहा। मैरी जेन के दिलो दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि उसे किसी भी तरह अपनी बेटी जोना की आत्मा को बुलाना है, और यही वजह थी कि प्रार्थना करने के बाद वो इधर उधर देखती ताकि उसे जोना की आत्मा के आने का कोई साइन मिल सके, और ये देख लोगों को लग रहा था कि मैरी जेन पागल होती जा रही है। इसी इंतज़ार में वो पूरी रात मोमबत्तियां जलाकर जागने लगी, इस उम्मीद में कि जोना की आत्मा कभी भी आ सकती है, और जब वो बाहर जाती तब वो लगातार प्रार्थना करती रहती, जिसे देख लोगों को लगने लगा कि वो बड़बड़ा रही है। मैरी जेन को ये सब करते हुए अब 2 हफ्ते से ज़्यादा बीत चुके थे, और तब 16 फरवरी की एक रात कुछ ऐसा हुआ जो इंसानों की समझ से परे था और कुदरती तौर पर यकीन करने लायक नहीं था। इस रात भी मैरी जेन पूरे कमरे में मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना कर रही थी कि तभी एक बहुत तेज़ रोशनी जैसी लाइट उसके सामने आती है, और जैसे ये लाइट आई पूरे कमरे में ठंडक बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। मैरी जेन की नज़रें ऐसी लाइट पर टिकी थीं और उसे लगने लगता है कि उसकी बेटी है, मगर तभी ये लाइट और ठंडक अचानक से गायब हो जाती हैं। मैरी जेन को अब लगने लगता है कि उसकी प्रार्थना ने काम करना शुरू कर दिया है, और ये लाइट और ठंडक शायद कोई साइन था कि उसकी बेटे की आत्मा आने वाली है, और फिर वो और शिद्दत और ध्यान के साथ प्रार्थना करने लगती है। उसे अब यह एहसास होने लगा था कि वो अपनी बेटी की आत्मा से मिलने के बहुत करीब है, और अगले 2 दिनों तक ये तेज़ रोशनी जैसी लाइट 2 बार आई और गायब हो गई, जिससे उसे यकीन हो गया कि उसकी प्रार्थना काम कर रही है।
इस तरह 3 दिन और निकल गए और चौथी रात जब मैरी जेन अपने रूम में बैठी प्रार्थना कर रही थी तब ये तेज रोशनी और ठंडक फिर से कमरे में बढ़ने लगती है, मगर इस बार ये लाइट गायब नहीं हुई और मैरी जेन ने जो देखा वो अविश्वसनीय था। मैरी जेन देखती है कि इस तेज रोशनी में से उसकी बेटी जोना बाहर निकल रही है और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैरी जेन का कहना था कि जोना ने काले कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था और साथ ही साथ उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी और बाल बिल्कुल बिखरे हुए सीधे शोल्डर पर आ रहे थे। वो लगातार मैरी जेन की तरफ घूरे जा रही थी और जब मैरी जेन ने यह देखा तो वो बहुत डर गई, जबकि वो खुद उसकी आत्मा को पिछले 2 हफ्तों से बुला रही थी। ये देख मैरी जेन डर के मारे पीछे हटने लगती है और जोना धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ने लगती है और तभी मैरी जेन फैसला करती है कि उसे बिना डरे जोना की आत्मा से बात करनी होगी और ये पता लगाना होगा कि आखिर गलत क्या हुआ है। बहुत डरते हुए आखिरकार मैरी जेन जोना की आत्मा से एक ही सवाल पूछ पाती है कि तुम्हारी मौत कैसे हुई, और ये सवाल सुनते ही जोना की आत्मा वहीं रुक जाती है और धीमी आवाज़ में उसे एक कहानी सुनाना शुरू करती है। वो मैरी जेन को बताती है कि इरास्मस जो दुनिया की नज़रों में एक अच्छा हस्बैंड है और अपनी बीवी से बहुत प्यार करने का दिखावा करता है, वो असल में एक शैतान है। वो बताती है कि इरास्मस उसे हर बात पर चिल्लाता था और उसे मारता पीटता था और 22 जनवरी की रात भी इरास्मस उस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने उसका पसंदीदा खाना नहीं बनाया था। क्योंकि इरास्मस मीट खाना चाहता था और जोना ने कुछ और बना दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मगर जोना ने उससे ये भी कहा कि वो उसके लिए कुछ और बना देगी ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन इरास्मस खड़ा होता है और जोना को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देता है। इस वक्त जोना की आत्मा कहानी सुनाते हुए एकदम से चुप हो जाती है और उसके चेहरे पर दर्द और खौफ छाने लगता है, जैसे वो उस लम्हे को महसूस कर रही हो। और फिर अचानक उसकी आत्मा ज़मीन से ऊपर उठने लगती है और उसका मुंह खुल जाता है, जैसे वो सांस लेने की कोशिश कर रही हो और उसे सांस नहीं आ रही हो। इसी दौरान अचानक जैसे गर्दन टूटने की आवाज़ आती है और जोना की आत्मा का सर पूरी तरह पीछे घूम जाता है, जिसके बाद उसका धड़ आगे था और सर पीछे। ये देखने के बाद मैरी जेन के पूरे बदन का खून सूख गया और आत्मा फिर से ज़मीन पर आ गई और पीछे मुड़कर कमरे से बाहर जाने लगी, जिसकी वजह से उसका चेहरा जो पीछे था अब मैरी जेन की तरफ हो गया। और जाते जाते जोना की आत्मा ने मैरी जेन से कहा कि अब पता चला कि इरास्मस ने मेरे साथ क्या किया था। इसके बाद जोना की आत्मा गायब हो गई और रूम की ठंडक फिर से गर्माहट में बदल गई, जिसके बाद मैरी जेन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सच्चाई सामने आने के बाद अगली सुबह मैरी जेन सबसे पहले वकील के ऑफिस की तरफ निकल जाती है और वहां पहुंचकर सारी कहानी उसे बताती है कि कैसे उसने अपनी बेटी की आत्मा देखी और कैसे उस आत्मा ने बताया कि इरास्मस ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। ये सुनने के बाद वकील एकदम से घबरा गया था और इसी बात को कंफर्म करने के लिए वो डॉक्टर के पास गया और उससे जोना की बॉडी को दोबारा बाहर निकालकर सभी निशान चेक करने की बात कही जो गला दबाने की वजह से उसकी गर्दन पर पड़े होंगे। इसी दौरान डॉक्टर के दिमाग की बत्ती भी जलती है और तब वो वकील को बताता है कि जब वो जोना की बॉडी को उनके घर में चेक कर रहा था तब पूरे चेकअप के दौरान इरास्मस लगातार जोना के सर को अपनी गोद में लिया हुआ था और बार बार उसके बालों को सीधा करके सहला रहा था। अब डॉक्टर को ये समझते देर नहीं लगी कि इरास्मस बालों को सीधा करके जोना की गर्दन को छुपा रहा था ताकि उस पर बने निशान ना दिख सकें, और साथ ही साथ उसने कॉफिन में जोना को फेवरेट स्कार्फ कहकर इसीलिए पहनाया ताकि इन निशानों को छुपाया जा सके। बॉडी को दोबारा कॉफिन से निकाले जाने के बाद जब स्कार्फ को हटाया गया तब उसकी पूरी गर्दन पर इरास्मस की उंगलियों के निशान थे, और जब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम किया गया तब पता चला कि उसकी गर्दन डिसलोकेट हो गई थी, जिसकी वजह से उसका विंड पाइप टूट गया और उसकी मौत हो गई। इस खुलासे के बाद इरास्मस को जोना के मर्डर के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और ट्रायल के दौरान जोना की मां मैरी जेन ने कोर्ट में खड़े होकर वो पूरी कहानी बताई जो उसकी बेटी की आत्मा ने उसे बताई थी। हालांकि कोर्ट के लिए आत्मा वाले एंगल पर यकीन करना बहुत मुश्किल था, मगर चूंकि सारे सबूत इरास्मस की तरफ ही इशारा कर रहे थे इसीलिए उसे दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, मगर जेल में 3 साल सज़ा काटने के बाद उसकी रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई। इरास्मस के जेल जाने के बाद एक खुलासा और हुआ और वो ये था कि जोना से शादी होने से पहले उसकी 2 बार और शादी हो चुकी थी। उसकी पहली बीवी ने उससे इसलिए डिवोर्स लिया क्योंकि वो उसे मारता पीटता था, और दूसरी बीवी की मौत तब हुई जब वो चिमनी सही कराने में इरास्मस की मदद कर रही थी और एक पत्थर उसके सर पर आकर गिर गया। वेस्ट वर्जीनिया के जिस कब्रिस्तान में जोना की बॉडी को दफन किया गया था वहाँ आज भी एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर यह लिखा है कि एक आत्मा की गवाही की वजह से एक कातिल पकड़ा गया।
हालांकि ये बात कितनी सच है इस बारे में यकीन से कहना मुश्किल है, मगर इस बात के सच होने के काफ़ी पुख्ता सबूत मौजूद हैं। और इस कहानी में जो बात निकल कर सामने आई वो ये है कि एक माँ की गट फीलिंग अपनी औलाद के लिए कभी गलत नहीं हो सकती। जोना अगर अपनी माँ की फीलिंग्स को समझकर इराजमस से शादी ना करती तो उसकी ऐसे मौत ना होती, और उसके मरने के बाद भी मैरी जेन की गट फीलिंग की वजह से ही इराजमस पकड़ा गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।